अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज ही सुबह उन्हें गोली मार दी गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था और अब देखिए उनकी मौत हो चुकी है। वैसे ही आप देखेंगे तभी से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। तो ऊपर वाले से आप लोग दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर देख लेंगे कि शिंजो आबे कौन थे, इनका किस तरह से सफर रहा है। आप लोग कुछ और पिक्चर देख लीजिए। आप देखेंगे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और जब ये प्रधानमंत्री थे जापान के, उस समय मिले भी थे। एक बार आप लोग मैप में भी जापान को देख सकते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग शिंजो आबे के बारे में बात करें तो इनका जन्म 21 सितंबर कब 21 सितंबर 1954 को हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था। हालांकि उनका पंजीकृत निवास यामागुची प्रांत के नगाटो में है और जहां उनका परिवार पीढ़ियों से रहा करता था। शिंजो के पिता सिंटारो सिंटारो आबे युद्ध के बाद जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विदेश मंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। और उनकी मां यूको किसी ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसुके किसी की बेटी थी। तो आप देखेंगे इनका परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ था। सिंजो ने अपनी शिक्षा सेइकी एलिमेंट्री स्कूल से में शुरू की और फिर सीकी सेइकी जूनियर हाई स्कूल और सेइकी सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सेइकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और फिर आप देखेंगे 1977 में वहां से स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, यानी कि डिग्री हासिल की। और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद सिंजो आबे दक्षिण कैलिफोर्निया में यूएसए यूएससी सोल प्राइज स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सार्वजनिक नीति का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। यानी कि यूएसए से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है। हालांकि वहां केवल 3 सेमेस्टर के लिए था और 1979 की शुरुआत में वो जापान लौट आए थे। और सिंजो आबे की बात करें तो 1979 में अप्रैल में कोबे स्टील में ये शामिल हो जाते हैं। और धीरे धीरे वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय सदस्य भी बन जाते हैं। और पार्टी की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में और महासचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर आप देखेंगे 1982 में उन्होंने कोवे स्टील छोड़ दिया और पूर्णकालिक राजनीति में शामिल हो जाते हैं। और उसी साल आप देखेंगे विदेश मामलों के मंत्री के सहायक कार्यकारी बन जाते हैं। और उनके पिता सेंटारो आबे के पास एक पद था। फिर आप देखेंगे 1991 में सेंटारो आबे की डेथ हो जाती है। और 1993 में सिंजो आबे ने अपने पिता की मृत्यु से खाली हुई यामागुची प्रांत के पहले जिले से सीट जीतकर प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया। वह शुरू से ही घर के अहम सदस्यों में से एक थे और आप देखेंगे राजनीति में थे। तो पिता के बाद वो आ जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1997 में सिंजो ने जापानी सोसाइटी फॉर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक रिफॉर्म का नेतृत्व किया और इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ जूनियर असेंबली मेंबर्स हु थिंक अबाउट द आउटलुक ऑफ जापान एंड हिस्ट्री एजुकेशन की भी स्थापना की और ब्यूरो चीफ बने। फिर आप देखेंगे 1999 में सिंजो आबे सामाजिक मामलों के विभाग के निदेशक बनते हैं। इसके बाद साल 2002 से लेकर 2003 तक आबे ने उप मुख्य कैबिनेट सचिव का पद भी संभाला था। और साल 2002 में उत्तर कोरिया ने 13 जापानी नागरिकों का अपहरण करने की बात स्वीकार की। तो आबे को उनकी सरकार ने अपहरणकर्ताओं के परिवारों की ओर से बातचीत करने के लिए चुना था। उत्तर कोरिया के खिलाफ आबे के सख्त रुख की देश ने काफी सराहना भी की थी और उनकी लोकप्रियता यहीं से बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर आप देखेंगे सन 2002 में प्रधानमंत्री कोइजुमी जुनिचिरो उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग से मिलने गए। तब उनके साथ आप देखेंगे सिंजो आबे भी थे। 2003 में आप देखेंगे कि सिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव बनते हैं। और 2006 में कोइजुमी जुनिचिरो ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री और एलडीएफ अध्यक्ष दोनों के रूप में पद छोड़ देंगे। चूंकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया था इसलिए चुनाव हुआ। और सिंजो आबे को 20 सितंबर 2006 को एलडीएफ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव 6 दिन बाद
26 सितंबर को हुआ था और शिंजो आबे ने यह चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता था। और उस समय आप देखेंगे शिंजो आबे की उम्र 52 वर्ष थी। कितनी? 52 वर्ष थी। अगर हम लोग शिंजो आबे के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल को देखें तो प्रधानमंत्री बनने पर आबे ने कोई यूमी जुनिचिरो द्वारा शुरू की गई वित्तीय सुधारों को भी जारी रखा था। हालांकि उन्होंने बजट को संतुलन करने के लिए विशिष्ट पहल की और उन्होंने कर बढ़ाने के बजाय खर्च में कटौती करके इसे हासिल करना पसंद किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना चाहते थे और उन्होंने इस तरह के प्रयासों का हमेशा समर्थन किया। और मार्च 2007 में उन्होंने एक विधेयक पेश किया और जिसका उद्देश्य बच्चों के बीच राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना था। फिर आप देखें कि उन्होंने विदेशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की भी कोशिश की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश के गठबंधन का समर्थन भी किया था। साथ ही उन्होंने देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए और उसके तहत रक्षा एजेंसी को पूर्ण सैन्य स्थिति में अपग्रेड भी किया इन्हीं ने। और शिंजो आबे की लोकप्रियता ने तब आप देखिए उनकी लोकप्रियता गिरी जब साल 2007 के मध्य में उनकी सरकार वित्तीय घोटालों में उलझ गई थी और इस तरह का घोटाला सामने आने पर उनके कृषि मंत्री ने आत्महत्या कर ली थी। और आप देखिए जापान इसलिए तो चर्चा होती है, जापान में अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार की उंगली उठती है तो आप देखते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे देते हैं। और हमारे देश की स्थिति देख लीजिए। फिर आप देखेंगे लाखों नागरिकों की पेंशन रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई तो यह भी सामने आया कि और सरकार की धीमी प्रतिक्रिया के लिए भी उनकी आलोचना की गई। जुलाई 2007 में 52 वर्षों में पहली बार एलडीएफ ने जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन के लिए ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था और आबे ने 26 सितंबर 2007 को अपना इस्तीफा दे दिया था। और उनकी अलोकप्रियता के अलावा खराब स्वास्थ्य उनके इस्तीफे के कारण के रूप में एक बताया गया था। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अब डाइट में एक शांत समय बिताया इन्होंने। फिर 2009 के चुनाव में उन्होंने अपनी यामागुची चौथरे जिले से जीत हासिल की। हालांकि एलडीएफ ने सत्ता खो दी और जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई। फिर आप देखेंगे 26 सितंबर 2012 को शिंजो आबे को लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के नेता के रूप में 108 में से 89 मतों से फिर चुना गया। और कुछ समय पहले सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया था और बिलों को पारित करने के लिए एलडीएफ की मदद की जरूरत थी और बदले में अभी उनके सहयोगियों ने शीघ्र मतदान की मांग की, यानी कि चुनाव की मांग की। और उसके बाद आप देखेंगे 16 दिसंबर 2012 को चुनाव हुए और शिंजो आबे के नेतृत्व में एलडीएफ ने निचले सदन में 480 से 80 में से 294 सीटें जीती और न्यू कोमेटो पार्टी के साथ अभी सरकार बनाने में सक्षम रहे। और 26 दिसंबर 2012 को शिंजो आबे की औपचारिक रूप से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई। हालांकि एलडीएफ उच्च सदन में अल्पमत में थी और इससे बिलों को पारित करने में देरी होती थी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी तो आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा होती है, तो उसी तरह से आप देखिए कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा राज्यसभा में आता है, वहां से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, उसके बाद कानून बनता है। 2013 के उच्च सदन के चुनाव द्वारा स्थिति में सुधार किया गया था और एलडीएफ और उसके गठबंधन सहयोगी न्यू कोमेटो पार्टी को बहुमत की सीटें मिली और परिणाम स्वरूप शिंजो आबे दोनों सदनों पर नियंत्रण हो गया और इससे उन्हें अपनी नीतियों को और अधिक सख्ती से आगे बढ़ाने का अवसर मिला। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप लोग देख सकते हैं हमारे भारत में जिस तरह से बनी हुई है, लगभग आप देखते हैं दोनों सदनों से वो पास करवा लेती है। और उन्होंने सबसे पहले जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की और सैन्य विस्तार के लिए एक पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक योजना भी शुरू की थी और शुरुआत में इसने अच्छा काम किया, लेकिन 2014 की दूसरी छमाही से जापान मंदी की चपेट में आ गया और शिंजो आबे की लोकप्रियता में कमी हो गई। और शिंजो आबे ने तब निचले सदन के मध्यावधि चुनाव का आह्वान किया और 14 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया था। हालांकि मतदान कम था और एलडीएफ ने अच्छी तरह से जीत हासिल की थी और शिंजो आबे अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने जापानी संविधान की पुनर्व्याख्या करना शुरू की और विशेष रूप से शांति खंड को। फिर आप देखेंगे मई 2015 में उन्होंने एक बिल पेश किया और जिससे किसी बाहरी खतरे की स्थिति में जापान के लिए सैन्य बल का उपयोग करना आसान हो गया और बिल को सितंबर 2015 में कानून में पारित किया गया और इसके पारित होने के बाद अब शिंजो आबे अपनी राष्ट्रवादी नीतियों का पालन करना जारी रखता है। शिंजो आबे ने अक्टूबर 2017 में अपना चौथा कार्यकाल जीता और आप देखेंगे 19 नवंबर 2019 को वह जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि
कत्सुरा तारो के आप देखेंगे 2883 दिवसीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया, पार कर गए। और आप देखेंगे 28 अगस्त 2022 को शिंजो आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा देने का फैसला किया था और उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस जून 2020 में फिर से शुरू हो गया और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और इन्होंने 16 सितंबर 2020 को कार्यालय छोड़ दिया था। और इनके बारे में कुछ और जानकारी है। 1987 में शिंजो आबे ने अकी मुत्सुजाकी से शादी की थी और जिसके बाद टोक्यो में एक जैविक इजाकाया की स्थापना की और दंपत्ति की कोई संतान नहीं है इनकी। और अपने मुखर दृष्टिकोण के कारण जो अक्सर अबे के विचारों का खंडन करता है और अकी को अबे के घरेलू विरोध के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। और 2012 में सत्ता में वापसी के बाद शिंजो आबे द्वारा पिछलित आर्थिक नीतियों को एबेनोमिक्स से शब्द कहा जाता है। तो ये कहानी है शिंजो आबे की। और फिर से ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं, जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इनके परिवार को सहन शक्ति दे इस दुख की घड़ी में, क्योंकि परिवार के जाने का मुझे लगता है दुख परिवार का मेंबर ही समझ सकता है।